ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। और अब बात हो रही है बाजार पर। सुबह से ही हम देखें कि जिस तरह से मार्केट पर दबाव बना हुआ था, वो दबाव अब भी उसी तरह का बना हुआ है। एक दायरे में जरूर सिमट गया हमारे को निफ्टी दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की तेजी बनी हुई है। 41,000 के पास है बैंक निफ्टी। और जो इंडेक्स पर कुल मिलाकर अब तक सहारा किसी ने दिया है तो वो बैंकिंग स्टॉक्स ने दिया है। तो अर्निंग बेसिस पे हम यहाँ रिएक्शन देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक पे रिएक्शन देख रहे हैं, कल आने वाले एक्सिस बैंक की एंटिसिपेशन में रिएक्शन देख रहे हैं। और तमाम बैंकिंग काउंटर्स, चाहे वो मिड कैप से हो, स्मॉल कैप से हो या फिर निफ्टी स्टॉक्स हो, उनमें एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। उसके अलावा हमें दूसरे सभी सेक्टर्स में ऑलमोस्ट वीकनेस दिखाई दे रही है, या फिर कुछ कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स हैं जहां पर हमें एक मोमेंटम दिख रहा है। एक बार एक्सपर्ट्स का नजरिया ले लेते हैं, पैनल पर अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ हिमांशु हैं तकनीकी नजरिया देने के लिए, साथ ही राजेश पालविया भी हैं, वो भी बाजार पर अपना टेक्निकल व्यू शेयर करने के लिए। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। हिमांशु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इन लेवल्स पर, क्योंकि हम सुबह जब बात भी कर रहे थे तो 18,000 से भी एक बार नीचे गया, क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ा जरूर, लेकिन कुछ बाउंस उसके बाद आ गया। यहां से अब आप क्या देख रहे हैं? हमने सुबह बात की थी कि शायद यहां से काउंटर ट्रेड का समय है। अब अभी क्या लगता है? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखिए, बिल्कुल बाजार ने अपना जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड सपोर्ट था, लगभग उन लेवल्स को टेस्ट किया, स्पेशली निफ्टी की अगर मैं बात करूं 18,000 के जस्ट नीचे, और वहां से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली हमने सुबह एक सेशन में आते हुए देखी। 18,200 के ऊपर इनफैक्ट मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिली। और उसके बाद जिस हिसाब का यहाँ पर वापस से थोड़ा सा एक हायर लेवल से फिर से शॉर्ट का प्रेशर बनता हुआ नजर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी बहुत बड़ी पोजीशन हालांकि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि क्या हम एक बॉटम बना चुके हैं। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि 18,050, 18,060 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है स्पॉट निफ्टी के लिए। और मुझे लगता है कि उन लेवल्स पर यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स अगर आप हैं तो यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है 18,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 18,200, 18,250 तक का जो लेवल्स है वो फिर से यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी हमने प्रियंका सिमिलर देखा कि एक अच्छा बहुत ही शानदार रनअप देखने को मिला। थोड़ा सा कूल ऑफ हायर लेवल से जरूर हुआ है, लेकिन फिर से 40,000, 41,000, 40,900 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं। तो वहां पर भी मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स हैं खरीदारी के लेवल्स हैं, और वहां पर भी हम वापस से 41,600, 41,800 या तो आज क्लोजिंग तक या कल सुबह आते हुए देखने को हमको वहां पर मिल सकते हैं। चले, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्या ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे हिमांशु? प्रियंका, देखिए, मैं फिलहाल जाऊंगा खरीदारी के साथ। एक स्टॉक है मीडिया सेक्टर से, सन टीवी। अक्सर हम इसके बारे में बात नहीं करते, उसका कारण है कि स्टॉक अक्सर F&O बैन में रहता है। लेकिन प्रियंका, आज का जो यहाँ पर स्टॉक का सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है। सुबह से ही हमने देखा कि लगातार यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिले हैं कैश सेगमेंट में। बहुत जबरदस्त लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पर होते हुए देखा है। और मोर इंपॉर्टेंटली प्रियंका, हमने ये देखा कि बाजार में जो इतनी वीकनेस ऊपर के लेवल से देखने को मिली, ये स्टॉक लगभग अपने हाइस के आसपास बना रहा। टेक्निकल सेटअप एक्सट्रीमली पॉजिटिव है प्रियंका इस स्टॉक के लिए। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जैसे ही 570-72 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। और 600 रुपए तक के इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर 1 से 2 दिनों में ही टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी खरीदारी की राय है 557 रुपए के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सन टीवी में 582, 600 तक के टारगेट्स के लिए। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर स्टॉक एक बार 572 रुपए के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर पोजीशन में और तेजी की पोजीशंस जो है उनको ऐड करके चला जा सकता है। ये 558 का आप हिमांशु स्टॉप लॉस दे रहे हैं, एक साथ ले लेना चाहिए या फिर 2-5 रुपए की और गुंजाइश है, थोड़ा नीचे आके लें इसको? अब मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे लिया जा सकता है डीपी की, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है। अगर यहाँ पर मूव बनती हुई नजर आई तो शायद आपको मौका ना दे, क्योंकि हमने सुबह इसका F&O पे भी देख रहे थे, उस समय बिल्कुल फ्लैट था ये। अभी ये 2% ऊपर है और हफ्ते के अंदर 3.5% ऊपर है, एक रेंज के अंदर है, रेंज को तोड़ रहा है, पार हो रहा है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ये। इसलिए शेयर को यहीं पे रखा जाए, देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं राजेश पालविया हमारे साथ हैं। राजेश सर, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। दीपावली की आपको पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बधाई हमारी तरफ से। सर, क्या है आपकी लिस्ट में आज के शेयर्स? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी को देखें तो एक डाइवर्जेंस बना हुआ है। बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है और ये कंटिन्यूटी हमने पिछले सेशन से और अभी भी देखने को मिली है। जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक में मोमेंटम है, तो जो पहला स्टॉक रहेगा वो बैंकिंग सेक्टर से ही रहेगा और उसमें हमें PSU बैंक से कैनरा बैंक का सेटअप यहाँ से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है।
अगर हम देखें तो कैनरा बैंक में जिस तरीके से 200 रुपए के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और आज भी अगर हम देखें तो जो शॉर्ट कवरिंग इसमें आते हुए दिख रही है, हमें लगता है कैनरा बैंक 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाहिए। 215 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है कैनरा बैंक में बहुत जल्द इसमें देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से हम 199 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। जो दूसरा सेक्टर हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है, देखिए बाकी तो स्टॉक्स में रिजल्ट स्पेसिफिक जरूर एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो जो दूसरा सेक्टर हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फार्मा सेक्टर, और उसमें हमें सन फार्मा का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग का मूव इसमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक को देखें तो जो ऑलरेडी एक करेक्शन स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है, और जो रिकवरी लोअर साइड से अब देखने को मिल रही है, वापस स्टॉक अब 800 रुपए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सन फार्मा यहाँ से एक अच्छा मूव एक्सपायरी के चलते आगे आने वाले 1-2 सेशन में दिखाना चाहिए। 845 तक की अपसाइड हम सन फार्मा में एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में, और 805 का स्टॉप लॉस इसमें सजेस्ट करेंगे। जो तीसरा स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे वो टेलीकॉम स्पेस से रहेगा, और वो रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का अगर हम सेटअप देखें तो मार्केट में इतना चढ़ाव वॉलेटिलिटी देखने को मिला, लेकिन काफी स्टेबल स्ट्रक्चर भारती एयरटेल का देखने को मिला। और अगर हम देखें तो उसने जो ऑलरेडी स्टॉक में जो एक ब्रेकआउट हुए थे नियर टर्म चार्ट पे, उसके ऊपर ही अब ये स्टॉक सस्टेन करके अपने आप को होल्ड करने के लिए कोशिश करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से इसके सेटअप है, हमें लगता है कि एक्सपायरी के चलते ये स्टॉक में एक 730 तक की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। तो ये स्टॉक में पोजिशनल बेसिस पे बाय करना है, 670 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल में बाय करने की सलाह देंगे। आपके तीनों शेयर बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला एक तो बैंकिंग में से कैनरा बैंक, दूसरा क्योंकि फार्मा चल नहीं रहा लेकिन उसमें से आपने एक ऐसा शेयर ढूंढा है जो कि चल रहा है, दिख रहा है, हरे निशान में है, वह है सन फार्मा। और तीसरा इस लीग से बिल्कुल हटा हुआ है, वह है टेलीकॉम का शेयर भारती एयरटेल। आज फ्लैट है लेकिन तीनों शेयर मैंने भी देखे चार्ट पे, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आप कोई भी चुन सकते हैं, स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके सामने है। खैर इस वित्त वर्ष के अंत तक घरेलू स्टील उत्पादन की क्या स्थिति होगी, साथ ही कुकिंग कोल इंपोर्ट को लेकर स्थिति इस समय देश में क्या है, हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने कोल मिनिस्टर से बातचीत की है। बस सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। सर, जो स्पेशलिटी स्टील है उसके लिए गाइडलाइंस नोटिफाई कर दिया गया है, उसमें एप्लीकेशन कब से रिसीव करना शुरू करेंगे कंपनीज की तरफ से? देखिए, आपको पता है कि जो हमारा PLI की स्कीम है स्टील का, उसमें जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सबसे व्यापक चर्चा हुई है, उसके बाद गाइडलाइंस बने हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर ये वर्कशॉप किया है और इसमें सब लोग अभी 2-3 सेशन और होंगे, उसमें सब अपने अपने विचार रखेंगे। ये सब विचार आ जाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि जो हमारा PLI स्कीम है उसके तहत जो व्यवस्था है कि हमारा जो एम्पावर्ड ग्रुप है सेक्रेटरीज का, जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है, उसमें लोग रखेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारा 2nd वीक या 3rd वीक जो नवंबर का है उसके बाद से एप्लीकेशन हम लोग लेंगे, और हम लोग पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हमारा जो स्टील इंडस्ट्री के लोग हैं इसमें हिस्सा लेंगे, और जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि स्पेशली स्टील में हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, उसमें हम लोग कामयाब होंगे। आपने कहा रशिया से कोकिंग कोल इंपोर्ट को लेकर समझौता हुआ है, कितना इंपोर्ट करेंगे और कब से इसकी उम्मीद करते हैं? देखिए, पिछले वर्षों में भी हमारे लोगों ने वहाँ से इंपोर्ट किया है, लेकिन हमने जो MOU किया है वो 2035 तक करीब 40 मिलियन टन तक का जो हमारा है वहाँ से इंपोर्ट होगा। ओके, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे? देखिए, इसमें तो सभी लोग हैं ना। अपने यहाँ जानते हैं कि हमारा जो स्टील है डीरेगुलेटेड सेक्टर है और 86% तो प्राइवेट सेक्टर का ही है, तो सब लोग उसमें गए भी थे साथ में, और वो लोग, उनको ही कोकिंग कोल की आवश्यकता हो, सब लोग लेंगे उसको। सर, स्टील सेक्टर के लिए खासकर अगर हम कोल इंपोर्ट सप्लाई की बात करें, क्योंकि कोल इंडिया ने नॉन पावर सेक्टर के लिए कोल सप्लाई को रेगुलेट किया है, तो अभी की क्या स्थिति है? क्या डिमांड को पूरी कर पा रहे हैं? देखिए, कुछ तो समस्या है, तो हम लोग अपने लेवल पर उसको बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जो हमारा जो स्टील का सेक्टर है एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि कमी ना आए। एक आखिरी सवाल, स्पेशलिटी स्टील में खासकर जो प्रोडक्शन का टारगेट है आपका कितना होगा अगले 5 सालों में? वो बताया ना आपको। देखिए, अभी तक हम लोगों का है कि 42 मिलियन टन तक हम लोग जाएंगे। अभी 18 ही हमारा मिलियन टन है, तो 42 मिलियन, करीब 24 मिलियन टन का हमारा टारगेट है, और हम लोग उसको अचीव करेंगे।
चले तो आज स्पेशलिटी स्टील इस पर मंत्रालय की तरफ से बैठक थी, कई अहम मुद्दे थे और जिन पर आज एजेंडा रखा गया था। इसी पर बात करते हुए प्रकाश प्रियदर्शी मंत्रालय मंत्री से। और अब चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, हमने जब ओपनिंग ट्रेड में भी बात की थी कि बहुत सिलेक्टिव बाजार है और पीवीआर पर क्या करना चाहिए, आई थिंक आपने तब उस वक्त पीवीआर खरीदने की सलाह दी थी। अगर किसी ने खरीदा होता तो अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया होता, 7% है। ऐसा कोई और ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कंजम्पशन बेस्ड हो या किसी और तरह की थीम चल रही हो उस पर? देखिए आज के सेशन में हमने फर्स्ट हाफ में जब रिकवरी आते हुए देखी तो काफी सारे स्टॉक्स में ऐसा देखने को मिला कि शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आए। हालांकि पिछले 15-20 मिनट में फिर से बाजार में ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट आपको कवर होते हुए नजर आ सकते हैं। पर्टिकुलरली जैसे पहला स्टॉक जो मुझे यहाँ पर एक अच्छा लगता है चार्ट पर, वो है BEL का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर हमने देखा कि स्टॉक एक बहुत शानदार बुल रन में है और पिछले कुछ दिनों की करेक्शन के बाद यहाँ पर स्टॉक वापस से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता है। मेरा मानना है कि 194, 195 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है और 210, 212 रुपए तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बाजार में इस वक्त बात करें, क्योंकि दबाव थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पिछले 15 मिनट में कहां से दबाव बढ़ा है, तो हमें कुछ काउंटर्स मिड कैप स्पेस से रियल एस्टेट पैक में भी लग रहे हैं। राजेश जी बने हुए हमारे साथ। राजेश, क्या व्यू रहेगा आपका? आप जानते हैं रियल एस्टेट स्पेस एक मल्टी ईयर बुल रन में है और फिलहाल ये इसे शायद करेक्शन नहीं कहना चाहिए या फिर एक टाइम वाइज करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग है ऊपर के लेवल से। क्या दिखता है आपको कि कहां से प्रॉमिसिंग व्यू नंबर्स आ सकते हैं? क्योंकि अगर आप इनके सेल्स फिगर्स की बात करें, आप इनके रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें, रियल एस्टेट पैक से अच्छी निकल कर आई हैं। अगर सिर्फ मुंबई पॉकेट की बात करें, कहां से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए रियल एस्टेट पैक में अच्छे नंबर्स की? क्या कहीं पर चार्ट्स पर ब्रेकआउट दिखता है आपको? देखिए बिल्कुल इन लाइन मार्केट के साथ जरूर करेक्शन देखने को मिला, लेकिन अगर ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स का तो एक बुलिश जोन में है। अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड की बात करें, नियर टर्म में जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर हायर साइड से देखने को मिली, लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी सभी रियल एस्टेट स्टॉक्स के यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगर यहाँ पे डिप्स में अगर किसी को बाय करना है तो मिड कैप स्पेस में अगर हम देखें तो कोल्टे पाटिल एक स्टॉक है जो कि हायर साइड से एक 350 के आसपास से करेक्शन जरूर दिखाया है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी इसके सेटअप बने हुए 300 के ऊपर सस्टेन करा है, तो हमें लगता है कोल्टे पाटिल को यहाँ पे देखना चाहिए। ये स्टॉक में यहाँ पे वापस से एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय किया जा सकता है। करीब 290 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है जिस तरीके से इसके सेटअप है, ये सेक्टर वापस से यहाँ से आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा। जैसे ही मार्केट में एक बार सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे तो हमें लगता है रियल एस्टेट सेक्टर में वापस एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। तो ये 307 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 307 से 300 की रेंज में बाय करें, 290 का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है वापस इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 340 के। और अगर हम लार्ज कैप में देखें तो डीएलएफ का सेटअप भी देखें तो डीएलएफ में भी एक पिछले दिनों में जो करेक्शन बना है उसके बाद ये करीब इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 395, 400 ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है इस करेक्शन के लिए डीएलएफ का। अगर ये स्टॉक अपने आप को डिफेंड कर लेता है, 390 के नीचे नहीं फिसलता है, तो यहाँ से भी डीएलएफ में एक अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग करने के लिए और हायर साइड पे हमें लगता है 430, 440 तक की अपसाइड वापस इसमें आते हुए दिखेगी। कुछ एक रियल एस्टेट कंपनीज का, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट के अलावा आईपीओ मार्केट भी इस समय काफी गर्म है। फैशन और ब्यूटी की दुनिया की बड़ी कंपनी में से एक नायका 29 अक्टूबर को आईपीओ लेके आ रही है अपना। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए कंपनी के फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फाल्गुनी जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। खासकर टीयर 2, टीयर 3 शहरों में ग्रोथ के लिए आपका प्लान क्या है? अभी आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है कि कुछ लास्ट 2-3 साल से और स्पेशली कोविड टाइम्स में हमने देखा है कि हमारा ग्रोथ टीयर 2 और 3 सिटी से काफी स्ट्रॉन्ग है। तो टीयर 1 सिटी अभी हमारा सिर्फ 40% ऑफ द बिजनेस, 40% जितना टीयर 1 सिटी से आता है और बाकी टीयर 2 और 3 सिटी में 60% ऑफ आवर बिजनेस वहां से आ रहा है और वहां की ग्रोथ और ज्यादा है कंपेयर टू द टीयर 1 सिटी ग्रोथ। और ये कंज्यूमर अभी इंटरनेट और ई कॉमर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। ई कॉमर्स ग्रोथ इज ऑल्सो देयर और ई कॉमर्स पेनिट्रेशन भी बढ़ रही है। और नायका अब जो प्रोडक्ट्स पहुंचाती है इस सिटीज में
वो उनके लिए पहले अवेलेबल ही नहीं था। तो हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, फैशन प्रोडक्ट्स है, उनकी डिमांड काफी स्ट्रांग है फ्रॉम टियर 2 and 3 सिटी। और अब तो वो काफी सिटीज में हमारे स्टोर्स भी आ रहे हैं, जैसे हमने इवन बरेली में स्टोर खोला हुआ है। सो काफी छोटे टाउन्स में हमारे स्टोर्स भी आ रहे हैं और वहां भी डिमांड बहुत स्ट्रांग है। जम्मू, बरेली, आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, विशाखापट्टनम। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा वो कॉन्सेप्ट ही वो था कि जो इतने अच्छे प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड से बेस्ट प्रोडक्ट्स है और इंडिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हम वो सारे पूरे इंडिया में ले जाएं और वहां पे सारे कंज्यूमर उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं तो बिलीव करती हूँ कि ये सारा ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रहेगा आगे जाके। ठीक है, क्योंकि आपके सेगमेंट के कुछ लिस्टेड कंपनीज भी कम है फाल्गुनी जी, और नायका का जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है कोविड के पहले भी काफी अच्छा था, तो आप कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आगे चल के? तो हम डेफिनेटली और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कस्टमर एक्विजिशन में, काफी कस्टमर अक्वायर कर रहे हैं। और हमने अभी देखा है, एक्चुअली पहले हमने DRHP में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी मार्च तक, और अभी जो नया RHP हमने फाइल किया है ROC में, तो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है फर्स्ट क्वार्टर की। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर के April to June 2021 तो हमने देखा है कि हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट में 178%, फैशन में तो 9x ग्रोथ रहा है। और प्रीवियस क्वार्टर से भी देखोगे, क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 21 विच इज March 21 वाला क्वार्टर, वहां से भी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। 40% ग्रोथ इन फैशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 12% इन ब्यूटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में है, सब कंज्यूमर खुद, इन्वेस्टर्स खुद देख सकते हैं। पर हमें खुशी है कि ये जो कस्टमर एक्विजिशन हो रहा है आजकल सारे ऑल ओवर कंट्री से, और वो उनकी जो अडेप्शन है ई कॉमर्स की, उसकी वजह से कंपनीज लाइक ours are able to deliver a very good growth. बिल्कुल। साथ ही आपसे फाल्गुनी जी एक और बात जानना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सोशल मीडिया के पास बहुत अच्छी पावर है और नायका ने तो सोशल मीडिया टूल्स को बहुत इफेक्टिवली यूज भी किया है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग रही है और उसका एक इम्पैक्ट दिखा भी है। व्यूअर्स तक, कंज्यूमर्स तक डिजिटली भी पहुंचने में बहुत इफेक्टिवनेस आपके 360 डिग्री मार्केट प्लान्स की रही है। लेकिन आगे, क्योंकि जब आप IPO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक लिस्टेड कंपनी हो जाती है, तो ज्यादा एक्सपेंसेस रहेंगे इस फ्रंट पर भी। क्या यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी रखी गई है? एक्चुअली क्या हो रहा है कि मार्केटिंग तो अब 360 डिग्री मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग, नॉन डिजिटल मार्केटिंग, काफी एम्फेसिस है डिजिटल में, और उसमें भी काफी सर्च बेस्ड मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और हम तो काफी हमारे काफी से हैंडल अपने नायका आर्मी से चलाते हैं, इन द सेंस दे आर एम्प्लॉइज ऑफ नायका हु आर एजुकेटिंग। हमारा एक और प्लेटफॉर्म है एक्सप्लोर करके है, जो मेन अपनी ऐप में है, वहां पे भी काफी कंटेंट हम डालते हैं। वो जो कंज्यूमर आके कंज्यूम करते हैं वहां से लर्न करते हैं और फिर दे बाय ऑन नायका। सो हम एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, इंटरनल प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है कॉल नायका नेटवर्क, जिसमें कंज्यूमर्स आके क्वेश्चन आंसर पूछते हैं एक दूसरे से कि हमें एडवाइस दो, व्हाट यू कॉल एज दीज आर द वेरी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। सो बहुत चीजें अवेलेबल है कंपनी को ग्रो करने के लिए, और कंपनी जो राइट मार्केटिंग यूज करती है तो इतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं हो सकती कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग गोइंग अप। आप एक ही चीज पे फोकस करोगे एंड यू मेक योर वर्ड्स नैरो, तो शायद आपको लगे कि कॉस्ट आर गोइंग अप। बट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल टू अस, द नंबर ऑफ mediums that are available to us, the number of ways in which we can interact with the customer, तो ये सब चॉइस होने से, एंड ओवरऑल नायका के पास काफी रिटर्निंग कस्टमर है। हमने प्रोस्पेक्टस में वो भी बोला है कि हमारे 30% ऑफ द कस्टमर्स न्यू है, 70% रिटर्निंग कस्टमर है। तो जो रिटर्निंग कस्टमर स्ट्रांग है और आपने कस्टमर के साथ एंगेज रहते हो, कस्टमर व्हाट वी कॉल ए CRM, थ्रू CRM, जहां हमें उनसे डेली कनेक्ट है और हम उनसे एजुकेशन दे सकते हैं थ्रू मेलर्स, थ्रू ऐप नोटिफिकेशन एंड अदर मीडियम्स ऑफ CRM, जब वो हमारी ऐप को विजिट करे। इन जनरल नायका के लॉट ऑफ कस्टमर्स विजिट नायका ऐप वेरी रेगुलरली,
तो वहीं आके वो चेक कर लेते हैं। कुछ एजुकेशन है तो हमारी ऐप पे ही है। तो आपके पास काफी मीडियम होते हैं जिससे आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल में रख सकते हो। चले, बिल्कुल दैट्स राइट, करेक्टली सेड। लेकिन अगर हम फैशन, ऑनलाइन फैशन मार्केट की बात करें तो वहां आप क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वहां? हमने ये प्रोस्पेक्टस में अनाउंस किया कि हमने एक स्किन केयर कंपनी एक्वायर की है, .in की करके। काफी इंटरेस्टिंग ब्रांड है। तो आगे जाके वो भी हम ग्रो करेंगे। फैशन में भी आपने देखा होगा हमारे पास 4 ब्रांड है अब। एक है 20 ड्रेसेस जो वेस्टर्न वेयर ब्रांड है, जो हमने कुछ साल पहले एक्वायर की थी। और एक दूसरी ब्रांड है जिसका नाम है पिपा बेला, वो ज्वेलरी ब्रांड है, वो भी हमने 1-2 साल पहले एक्वायर की थी। तो काफी उनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रहा है। और बाकी हमने अपनी ब्रांड लॉन्च की। एक तो है नेकेड जो लॉन्जरे ब्रांड है और एथलीजर ब्रांड है, और एक और ब्रांड है जिसका नाम है गजरा गैंग जो एथनिक वेयर के लिए है। तो फैशन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ब्यूटी से और बड़ी मार्केट है उसकी। और ई कॉमर्स पेनिट्रेशन ब्यूटी में जैसे 8% है तो फैशन में 12% है। पर सब बिलीव करते हैं कि आगे जाके ये 20-25% हो सकता है। तो यही तो मार्केट है जिसके लिए सारी ब्रांड्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स और सारे प्लेटफॉर्म्स वो सब कंज्यूमर को आगे जाके सर्विसेज ऑफर करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे इन अ वे दैट कंज्यूमर विल फील वेरी कन्वीनियंट टू बाय ऑनलाइन। ठीक है फाफी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने 18 और स्वदेश को समय दिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक शेयर्स पे और वापस लौटते हैं, और खासकर ऐसे शेयर्स जिनके नतीजे आने हैं। तो शरद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक काम करते हैं, एक एक करके नंबर्स उनसे लेते चलते हैं। एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, आपको नंबर्स का व्यू भी पता लगेगा और साथ उसमें कॉल लेनी है कि नहीं लेनी ये भी आपको पता लग जाएगा। शरद बताइए किसके नतीजे आने हैं और उसका पोल क्या कहता है? तो सबसे पहले 4 निफ्टी आने वाले हैं, एक-एक करके बताते हाँ। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का। तो उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो अनुमान से 3.5% का अपटिक देखने मिलेगा, और पैट में जो है थोड़ी सी डाउनटिक दिखेगी, ऑलमोस्ट 15% की। जो नेट मार्जिन है वो स्टेबल रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4.6% पे। और रिटेल ट्रैक्शन है जो हमें लगातार अन्य बैंक्स में भी देखे हैं, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक में, उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखने मिलेगा। जीएनपीएस जो है रिलेटिवली फ्लैट रहेंगे, और एनएनपीएस है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हालांकि जो बैलेंस शीट में जब कहा गया था कि जो डिपॉजिट्स है और एडवांसेस है ये दोनों डबल डिजिट का ग्रोथ देखने मिलेगा, लेकिन जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री रहेगी उस पर हमें फोकस रहेगा, आपका ग्रोथ का क्या ट्रैजेक्टरी, रिस्ट्रक्चरिंग क्या है और क्रेडिट कॉस्ट का आउटलुक क्या रहेगा। तो ओवरऑल तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, एक बार चार्ट भी उतने ठीक है। राजेश सर एक बार आप चेक कीजिए तो कोटक महिंद्रा बैंक। जी बिल्कुल, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। कोटक बैंक को अगर हम देखें तो एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक में काफी अच्छा अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिला, और स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे भी देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि अगर कोई वॉलेटिलिटी के चलते स्टॉक में कोई डिप भी मिलता है रिजल्ट के वॉलेटिलिटी के चलते, तो लोअर साइड पे अगर मिलता है तो इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए। हालांकि अगर सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक में लगता है कि अगर जैसे ये 2121 2180 का लेवल 180 का लेवल क्रॉस करेगा, 2180 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो स्टॉक में 2250 से 2300 तक की भी अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। टिप्स में इसको जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है करीब 2070 के आसपास। चलिए ठीक है, बिल्कुल शरद, बाकी और भी कंपनीज है जिनके रिजल्ट्स आने हैं। कोटक बैंक की तो आपने बात की, दूसरी कौन सी कंपनीज है जिनको एनालाइज किया आपने? एक्सिस बैंक रहेगा फोकस में। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 9% का बम्प अप देखने मिलेगा, लगभग 7,326 करोड़ में रहेगा। पैट में लेकिन एक अच्छा उछाल देखने मिलेगा, ऑलमोस्ट 72% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ रहेगा। और उसके अलावा फैक्टर्स में बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। निम्स जो है स्टेबल एक्सपेक्टेशंस है, रिटेल ट्रैक्शन ठीक रहेगा, लेकिन स्ट्रेस जो होते हैं जो बैलेंस शीट में उसमें रिडक्शन देखने मिलेगी। और ओवरऑल आपके डिपॉजिट्स और एडवांसेस में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने मिलेगा। ठीक है, एक बार हिमांशु आप चेक कीजिए एक्सिस बैंक, इसको क्या लेके जाना चाहिए या फिर आज आईसीआईसीआई का शेडो इमेजेस पे आ चुका है? ये जो बढ़त होनी थी आज आईसीआईसीआई की वजह से हो चुकी है। बीपी जी, ऐसा लगता है कि स्टॉक में जो पॉजिटिविटी बनी थी वो आईसीआईसीआई के साथ जो आज रैली देखने को मिली स्टॉक में भी पूरी हो चुकी है। हालांकि ये मैं रूल आउट नहीं करूंगा कि 860 रुपए तक के लेवल शायद ये कल के सेशन में फिर दिखाए नंबर्स के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अब शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा अनफेवरेबल होता हुआ नजर आ चुका है, क्योंकि शायद पॉजिटिव जो न्यूज है वो स्टॉक ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका है।
बट फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव मुझे लगता है ओवरऑल सेटअप अच्छा है, और अगर नंबर्स के बाद भी यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली आती है तो आपके लिए लोअर लेवल्स पर लगभग 820-825 पर एंट्री करने के लिए काफी अच्छे लेवल्स। बजाज फाइनेंस के भी नतीजे आने, जरा इसके बारे में बता दीजिए। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में 17% का ग्रोथ देखने मिलेगा, पैट में बहुत अच्छा उछाल 49% का देखने मिलेगा। जो दो इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स है वो रहेंगे आपके जो बिजनेस आउटलुक पे क्या कमेंट्री है, और स्पेशली जो पेमेंट बिजनेस ट्रैक्शन है और उसके ऐप इकोसिस्टम क्या है। जनरली अब सारे जो बजाज के जो फाइनेंस ले लीजिए, फिनसर्व ले लीजिए, फिनटेक लेके जो है एज अ प्ले माना जा रहा है, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो प्रोविजन जो है सिक्वेंशियली थोड़े गिरेंगे। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, उनकी लिक्विडिटी है और उनकी जो प्रोविजनिंग बफर्स है वो अभी भी स्ट्रेंथ दिखने वाली की एक्सपेक्टेशन है, और क्रेडिट कॉस्ट कम आने की आकांक्षा है। और उसके अलावा जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वो भी इंप्रूव करेंगे लोअर फंडिंग कॉस्ट पे। 17% का मार्जिन इंप्रूव होगा, करीब 50% का प्रॉफिट बढ़ेगा। एनबीएफसी होने के नाते भी आज ये शेयर जरा चल नहीं रहा, ये ½ % नीचे, जबकि बैंक निफ्टी रिकॉर्ड बना रहा है। तो राजेश सर, आपको ये बताना है कि बजाज फाइनेंस के साथ हमको करना क्या चाहिए? ये पहले चल चुका डिस्काउंट कर रहा है, इस वजह से ऐसा कर रहा है, या फिर रिजल्ट आने के बाद एक ड्यू है इसके अंदर तेजी? देखिए डिम्पी जी, पहले तो ये बताना होगा कि ये स्टॉक का नेचर काफी वोलेटाइल है। ये स्टॉक में जब भी मूव आते हैं तो काफी बड़े मूव दोनों डायरेक्शन में आते हैं। तो थोड़ा सा जो लो रिस्क ट्रेडर है वो इस स्टॉक को अवॉइड करे रिजल्ट के पहले। इसमें रिजल्ट की वॉलेटिलिटी एक बार एब्जॉर्ब होने दें, उसके बाद ही इसको ट्रेड करना चाहिए। अब सेटअप की बात करें तो स्टॉक में देखें तो लॉन्ग टर्म सेटअप तो स्टॉक के पॉजिटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने हायर साइड पे 8000 के लेवल पे अगर हम देखें तो कंटिन्यूस एक सप्लाई जरूर बना हुआ है। स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन वहां से उसको क्रॉस नहीं करते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में हायर साइड पे जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है वो करीब बना हुआ है 7900 से 8000 की रेंज में। लोअर साइड पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो ध्यान रखना होगा रिजल्ट के बाद, वो होगा 7550 का। अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक में एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, जो कि इसको फिर 7200 की तरफ भी लेके जा सकता है। चलिए ठीक है, तो ये तो रहे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कल सिप्ला के भी रिजल्ट्स आने हैं। शरद, सिप्ला पर क्या एस्टिमेशन रखनी चाहिए? सिप्ला में लगभग फ्लैट नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। सेल्स में ऑलमोस्ट 3% का ग्रोथ रहेगा, लेकिन एबिटा ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगी। यूएस सेल्स ले लीजिए या डोमेस्टिक सेल्स ले लीजिए, इनके भी ग्रोथ नंबर्स जो है 0 to 2% का अनुमान देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी कॉस्ट सेविंग जरूर होगी लास्ट क्वार्टर से सिक्वेंशियली देखा जाए, लेकिन जो है इस क्वार्टर में मार्जिन इंपैक्ट होंगे क्योंकि आपकी करेंसी इंपैक्ट हो रही है और लोअर कोविड कंट्रीब्यूशन वाले सेल्स के कारण जो है इंपैक्ट मार्जिन पे पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो यानी बड़ी कंपनियों के नतीजे कल आने हैं, हैवी वेट्स नतीजे हैं, देखना होगा कि किस तरह के रिजल्ट्स पोस्ट करते हैं कंपनियां। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे। और भी एक्शन है जिसे बाजार में एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे। मजा आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत है। हिमांशु और साथ ही राजेश पलविया हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि आपको बता रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स में समय करना क्या है। टेक्निकल बेसिस से बताया जा रहा है, उसमें डेरिवेटिव की सेंस भी है। ओएनजीसी, एमआरपीएल दोनों शेयर एक बार अपनी स्क्रीन पे दिखाएं, दोनों के अंदर मोमेंटम है। एमआरपीएल पे क्या करना चाहिए, लेके जाना चाहिए हिमांशु, या कि छोड़ जाएं? आज का प्रॉफिट जिनके पास जो भी खबर जैसी भी इंफॉर्मेशन थी वो हो गया काम। एमआरपीएल बिल्कुल, मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो अभी आता हुआ नजर आया है और इसमें और अपसाइड का पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पोजीशन को कैरी करके जाया जा सकता है। 54 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 61 और 63 रुपए तक के टारगेट भी आपको एक कल या परसों तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। राजेश सर, एक शेयर मेरे को आपसे पता करना है, डॉक्टर लाल पैथ लैब। एक्चुअली दिल्ली में ना वापस से एक डेंगू के केस काफी बड़े हैं। अब पता नहीं, अब भगवान ना करे कभी कोविड के केस भी बढ़ जाए तो ये फिर से सारी कंपनीज ना टूट के थोड़ा नीचे आई हुई हैं। एक बार जरा इस कंपनी को चेक कीजिए आप। तो लाल पैथ लैब का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जो अगर हम देखें तो जुलाई में जो एक लो बने थे उसके आसपास से ही स्टॉक ने आज एक रिवर्सल जरूर बनाया है। स्टॉक में हालांकि 4200 से ऑल द वे करेक्शन देखने को मिला और करीब 3300 के आसपास से ये जो जुलाई के लो थे वहीं से स्टॉक ने एक बाउंस जरूर दिया है। हमें लगता है कि स्टॉक में जिस जगह से ये स्टॉक बाउंस हुआ है थोड़ा सा अपसाइड यहाँ से और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। सेटअप के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में जो अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख रही है वो यहाँ से एक्सटेंड होते हुए यहाँ से करीब इसमें 3650 से 3800 तक की अपसाइड यहाँ से बनते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास भी लोअर साइड की पोजीशन है या करंट लेवल पे जो बाय करें अभी यहाँ पे, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 3420 के आसपास।
अपसाइड के टारगेट होंगे 3650 और 3800 तक के। चले ठीक है हिमांशु, अब हम देख रहे हैं पीछे ऑटो पैक की, ऑटो एंसिलरी की काफी अच्छी खासी पिटाई हुई है, लेकिन अभी क्या लग रहा है, क्या कहीं से रीबाउंड सेशन आपको देखने को मिल सकता है ऑटो पैक में या फिर ऑटो एंसिलरी में? क्या अशोक लेलैंड, अपोलो टायर, यहाँ कुछ इंटरेस्ट समझ आता है आपको? देखिए प्रियंका, अपोलो टायर्स की अगर बात करें तो हायर लेवल से स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है और आज जो स्टॉक जिन लेवल्स पर अभी काम कर रहा है 220 रुपए के आसपास अच्छा सपोर्ट जोन जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी स्टॉक 223-224 रुपए के अगर ऊपर निकलता है आज या कल के सेशन में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 235 और 240 रुपए तक का मूव आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अशोक लेलैंड का आपने जिक्र किया प्रियंका जी, तो यहाँ पर भी मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को टेस्ट कर चुका है जो कि लगभग 135 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड वापस से काफी अट्रैक्टिव बन चुका है। 135 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर भी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 144 रुपए का यहाँ पर पहला टारगेट और उसके बाद 146-147 तक का टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। कैश सेगमेंट में एक ऑटो एंसिलरीज मिंडा इंडस्ट्रीज पर भी मेरी नजर गई थी। यहाँ का चार्ट सेटअप अच्छा बन रहा है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक पर भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर भी 840-850 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। 770 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मिंडा इंडस्ट्रीज भी मुझे यहाँ पर खरीदारी के लिए अच्छा लगता है। ठीक है, खैर इस बीच कई कंपनीज के नंबर्स भी आ रहे हैं नतीजों के बाद। पॉलीकैब के भी शानदार नतीजे है और मैनेजमेंट ने भी हमारे साथ बातचीत की है। इंद्र जय सिंघानी और CFO गंधर्व टोंगिया मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। नंबर्स में आपको बता देता हूं, इनके नंबर्स ठीक थे, हालांकि मार्जिन पे हल्का सा दबाव हमको देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊंगा। सर, सेल्स के नंबर आपके गंधर्व काफी अच्छे थे, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। नंबर्स मेरे को ठीक लगे, बट एक ही चीज मेरे को जो बार बार नोटिस हो रही थी कि अपने कॉस्ट इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज किया, क्योंकि आप 13 डिवीजन में हो करीब, सब में कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील इस्तेमाल होता है जिसके दाम रिकॉर्ड स्तरों पर थे। तो एक कॉस्ट मैनेजमेंट बुक्स के अंदर आपने कैसे किया? अगर हम हमारे रेवेन्यू की बात करें तो दूसरी तिमाही के अंदर हमारे करीब 48% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हमने करीब 3100 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है और पहले 6 महीने की बात करें लगभग 5000 करोड़ का व्यवसाय किया है। गए साल के पहले 6 महीने से हमारा दूसरी तिमाही इस साल की ज्यादा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ऑलराउंडेड सेल्स में ग्रोथ किया है। इस समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारा टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ और यूटिलाइजेशन का बैलेंस मेंटेन करें। हम लोगों ने कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लिए हैं। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट पोर्टफोलियो लेवल पे देखेंगे तो मिड सिंगल डिजिट के अंदर प्राइस हाइक्स हुए हैं, कॉस्ट इंपैक्ट बढ़ा है, जबकि जो हमने प्राइस हाइक लिया है वो लो सिंगल डिजिट में है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वहां पे दूसरी तिमाही में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज हुई है। पर ओवरऑल हमने हमारे अदर एक्सपेंसेस पे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से हमारे एबिटा मार्जिन में दूसरी तिमाही में पहली तिमाही से बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो लगभग 9.7% के आसपास है। ऐसा लगता है कि आगे के सालों में हम लोग इस एबिटा मार्जिन को इंप्रूव कर पाएंगे, पर इस साल में जो हम लोग ट्रेडिशनल एबिटा मार्जिन रेंज में काम करते थे केबल एंड वायर में, जो 11 से 13% थी, उसकी लोअर एंड पे इस साल में हम लोग शायद काम करेंगे। ठीक है, कंपनी के MD इंद्र जय सिंघानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। कंज्यूमर सेगमेंट में आपकी ग्रोथ कैसी दिखी, क्योंकि आपके 2 डिवीजन है टिपिकल, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर सेगमेंट में ग्रोथ से आप सेटिस्फाइड है या फिर इससे और अच्छी होनी चाहिए थी? अभी तो FMEG में काफी अच्छी डिमांड है, क्योंकि सप्लाई अवेलेबिलिटी अगर है और रूरल में भी 2 टायर 3 टायर में भी कंस्ट्रक्शन सब जगह जोर में चल रही है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की डिमांड बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से FMEG की डिमांड कंटिन्यूस है। और अवेलेबिलिटी आज की तारीख में रूरल में सब जगह अगर हमारी सप्लाई चेन पहुंचती है तो डिमांड इज वेरी गुड। तो हमने वही काम किया है, वी सपोर्टेड अवर सप्लाई चेन डिवीजन एंड वी आर सपोर्ट फ्रॉम द सप्लाई डिवीजन एंड वी आर given even delivery on time and we are increasing on network। अभी तो क्या है, जितना अपना नेटवर्क बड़ा होगा उतना बड़ा काम होगा। कोविड के बाद में सडनली आदमी को सबको रियलाइज हुआ हमारे को अपना नेटवर्क बढ़ाना है, एरिया बढ़ाना है, तो ही बिजनेस बढ़ेगा, और हमने वो बराबर देखा, जितना नेटवर्क बढ़ाएंगे और उसके ऊपर ही हमारा फोकस है। पर बिजनेस हमको कंटिन्यूसली 30-40% ग्रोथ हमारे को मिल रही है और वो कंटिन्यूस मिलेगी।
ठीक है, बिल्कुल। गंधर्व जी, एक और चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें चीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपके कई सारे कमोडिटीज, कई सारे फैक्टर इन होते हैं, आपके जो एलिमेंट्स आते हैं। कितना माल आप इंपोर्ट करते हैं? क्या कुछ फिगर्स शेयर करेंगे आप हमारे साथ? हमारा ट्रू मेक इन इंडिया ब्रांड है। हम लोगों का चाइना पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। हम लोग चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते हैं। और ये पिछले 50 साल में मेहनत करा हुआ ब्रांड है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब लोग सारे के सारे प्रोडक्ट इन हाउस बनते हैं या हमारे डेडिकेटेड OEM सप्लायर्स हैं जो इंडिया में, वो लोग बनाते हैं। हम लोग ट्रू बिलीवर हैं मेक इन इंडिया के, और हमारा चाइना पर डिपेंडेंस नहीं है। बिल्कुल। तो आज पॉलीकैब की मैनेजमेंट हमसे जुड़ी, पॉलीकैब के रिजल्ट्स आए, उसके बाद मैनेजमेंट अपने रिएक्शन देने के लिए हमसे बात करी। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलिए एक बार फिर से मार्केट्स पर रिएक्शन ले लेते हैं कि बाजार में इस वक्त, क्योंकि आज हम नेगेटिव बायसनेस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल निफ्टी थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। एक स्ट्रेंथ क्या दिख रही है आपको हिमांशु? अब हरे निशान में तो जरूर निफ्टी आ गया है, और रीबाउंड की बात भी हम कर रहे थे कि शायद यहां से अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं। क्या होने चाहिए? अब क्या कॉन्ट्रा ट्रेड लेने चाहिए? तो देखिए, जैसा भी हमने शो की शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि सुबह जो एक लेग ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, उसके बाद 18,050, 18,080 दोबारा से अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, जहां पर मुझे लगता है कि वापस से जो बुल्स हैं वो यहाँ पर एक तेजी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। 18,000 का हालांकि स्टॉप लॉस रहेगा गिवन द वोलेटिलिटी, बट अपसाइड में मुझे लगता है कि 18,200, 18,250 तक के लिए यहाँ पर एक BTC ट्रेड देखने की मेरे को लगता है गुंजाइश है। हालांकि अगर आप डेरिवेटिव डेटा देखें तो अभी भी काफी हैवी कॉल राइटिंग 18,200, 300 सब स्ट्राइक्स पर विजिबल है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग सुबह देखने को मिली थी, उसका फॉलोअप मुझे जरूर लगता है कि देखने को मिल सकता है। और नोटिसेबली फार्मा एज अ सेक्टर एक अच्छा कमबैक पिछले कुछ मिनट में दिखा रहा है, तो मुझे लगता है फार्मा सेक्टर पर जरूर ध्यान देना चाहिए। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। एक तो रेंज का मार्केट, अब आप 18,100 की कॉल चेक कर लो, 18,100 की पुट चेक कर लो, दोनों के पैसे गल रहे हैं, दोनों के पैसे जा रहे हैं। एक 10% नीचे है, एक 15% नीचे है। ना तो मंदी वालों को पैसा मिल रहा है, ना ही तेजी वालों को। इसलिए जो ऑप्शनल ट्रेडर है, अगर रेंज के अंदर फंसा रहेगा तो पैसा गवाएगा। और आज सुबह भी हम आपसे कह रहे थे कि 18,000 छोड़िए, 17,800 आपका बेस होना चाहिए। 18,300 पार होगा ही नहीं। और बैंकिंग में कोई पुट मत रखना, बैंकिंग में सिर्फ कॉल रखना। आज आपको सारा क्लियर दिख रहा होगा कि बैंक ही बैंक चल रहा है। निफ्टी अभी भी रेंज के अंदर है, स्ट्रगल कर रहा है बकायदा हरे निशान में आने के लिए। एक और चीज, अभी अपने फार्मास्यूटिकल की बात बोली, एक अजंता फार्मा दिखा मेरे को शेयर, एक बार चेक कीजिए राजेश सर। अजंता फार्मा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है, अभी भर सकते हैं, अभी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए डिम्पी जी, हमने शो की शुरुआत में भी सन फार्मा पे रिकमेंडेशन दिया था, और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, तो यहाँ से फार्मा सेक्टर अच्छा करते हुए दिख सकता है। अजंता फार्मा में देखें, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, तीनों स्टॉक्स में भी अगर देखें तो एक अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है। अजंता फार्मा की अगर हम बात करें तो स्टॉक एक इतने मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास से ये बाउंस करते हुए दिख रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम स्टॉक को देखें तो 2140 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और आज भी ये उस स्टॉक के उस लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है 2140 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में हमें लगता है 2240 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये इसमें हायर साइड पे आते हुए दिख सकते हैं। तो 2140 के स्टॉप लॉस से अजंता फार्मा बाय किया जा सकता है। इवन डॉक्टर रेड्डी को भी यहाँ पे देखा जा सकता है, उसमें भी एक लोअर साइड से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक हालांकि एक डाउन ट्रेंड में था नियर टर्म सेटअप के हिसाब से, लेकिन पिछले 3 दिनों से देखें तो स्टॉक ने जो एक बेस बनाया, उसके बाद से जो एक रिकवरी बनी है, हमें लगता है ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। फ्यूचर लेवल की बात करें तो 4750 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आज और कल के सेशन को मिला के देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से 4640 के स्टॉप लॉस से डॉक्टर रेड्डी भी बाय किया जा सकता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पावर मिनिस्टर के बयान की तरफ से आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो कोयले का स्टॉक है वो अब बढ़ रहा है, खासकर पावर कंपनीज में। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले तक बकायदा मिनिस्टर ने कहा था कि पहले पावर कंपनीज को हम कोयला देंगे प्रेफरेंशियल ऑर्डर पर, स्टील वालों को नहीं देंगे। उनको अपनी कैपिटल माइन से कोयला निकालना है तो बनाइए, लेकिन पहले पावर को देना बहुत जरूरी है। अभी वो ये भी कह रहे हैं कि राज्यों की तरफ से ऐसा हुआ है। ये पुरानी बात है कि वो पहले भी कह रहे थे कि राज्यों ने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं किया, लेकिन इसमें जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि पावर कंपनी का कोयला पर्याप्त है, कोई वैसी कोई दिक्कत है नहीं। ये एक बार एनटीपीसी और कोल इंडिया दोनों को काउंटर करवाते हैं। कोल इंडिया का भाव एक बार सामने लाइए और एक बार एनटीपीसी का भाव रखिए सामने।
बताइए हिमांशु, अब क्या करना चाहिए? कोल इंडिया के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है, बट एनटीपीसी के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक प्रोड्यूसर है और एक रॉ मटेरियल देती है। देखिए डिम्पी जी, चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि एनटीपीसी अपनी बहुत छोटी सी कंसोलिडेशन के सपोर्ट के आसपास है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 142 143 के आसपास से एनटीपीसी में वापस से एक रिबाउंड आता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल 140 150 की एक नियर टर्म रेंज है एनटीपीसी के लिए, लेकिन ओवरऑल जो सेटअप है वो पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली यहाँ 150 के ऊपर का भी ब्रेकआउट आपको जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोल इंडिया, हालांकि ओवरऑल इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड है यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि स्टॉक शायद 165 168 रुपए तक का एक कंसोलिडेशन, एक रिट्रेसमेंट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो फिलहाल यहाँ पर कोल इंडिया में खरीदारी का वेट किया जा सकता है जब तक स्टॉक वापस से 179 180 के ऊपर ना निकले। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो ये रिकमेंडेशन रहेगी हिमांशु की। आज हम दिन भर बड़े एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी नजर कहाँ बनी हुई है, वो कहाँ प्रॉमिसिंग देखते हैं सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया रखते हैं। आज हमने लॉयस कैपिटल के CIO दिनशा ईरानी से भी बात की थी। उनकी क्या पसंद है, किन थीम्स और सेक्टर पर उनकी नजर है, आइए जान लेते हैं। ऐसा है कि हमारे पोर्टफोलियो में हम तो नॉर्मली 3 मेजर थीम्स खेलते हैं। एक तो जो है जो जिसको हम बोलते हैं कम्पीट विद गवर्नमेंट, वहां पे हम बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत लेते हैं, तो वो है एक, और इंश्योरेंस कंपनीज होती है हमारे पास। दूसरी जो है वो कंज्यूमर फेसिंग थीम्स होती है हमारी, जहाँ पे हम कंज्यूमर फेसिंग NBFCs लेते हैं, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो अंडर पेनिट्रेटेड होती है वो लेते हैं, एंड नई नई इंडस्ट्रीज जो आ रही है वहां पे जैसे एडटेक फिनटेक वगैरह हो गए वो सब लेते हैं। और तीसरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारा थीम है, वहां पे IT तो है ही हमारा सबसे मोटा, सबसे ज्यादा ओवरवेट जो है वो हमारा IT है, और फार्मा है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, क्रैम्स है, ये सब हो जाते हैं। तो ये सेक्टर में ही हम बने रहेंगे, और पिछले 25 साल से हैं और अच्छा ही कर रहे हैं, सो आगे चल के भी अच्छा ही होगा। मॉर्गेज कंपनीज थी, हाउसिंग लोन फाइनेंस कंपनीज, वहां पे तो काफी तेजी आ गई, लेकिन अभी हमें लगता है कि वहां पे थोड़ा ठंडा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया और वहां पे मार्जिन भी बड़े कंप्रेस हो गए। बैंक्स को आप देखिए तो बैंक 6-6.5% पे लैंड कर रहे हैं, जो ये NBFCs आई डोंट थिंक वो compete कर सकेंगे उनके साथ, तो इसलिए हमारा वहां पे थोड़ा व्यू थोड़ा ठंडा पड़ गया है। पर बाकी NBFCs की बात करें आप, जो दूसरे हैं जैसे आपके ऑटो फाइनेंस कंपनीज हो गई, कंज्यूमर लेंडिंग कंपनीज हो गई, डायरेक्ट ड्यूरेबल लेंडिंग कंपनीज, ये सब की बात करें, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, तो वहां हमें लग रहा है कि तेजी अभी जाके बनेगी। क्योंकि आप एक चीज ये देखिए कि अगर जो इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, जो कि होने वाली है, मतलब सवाल ये है कि 1 साल बाद, मतलब 5 साल बाद होगी, 6 साल बाद होगी, वो आप आर्ग्यू करते रहे, लेकिन है कि वो होने वाली है। और अगर जो वैसा होने वाला है तो कंजम्पशन से ही होगा, और वो कंजम्पशन फाइनेंस कौन करेंगे? NBFCs करेंगे, क्योंकि लेवरेज ही चाहिए वहां पे। तो उसके चलते आप देखिए तो वहां पे हमें लग रहा है कि अभी एक तो वैल्यूएशन भी थोड़े ढंग के हैं, इतने स्ट्रेच नहीं है जितने दूसरे पॉकेट्स में है, तो वैसा है, तो हम तो वहां पे बने रहेंगे। तो एक भी डाउट नहीं है यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा करेंगे ना। अभी कितना लॉन्ग टर्म रहेगा, लाइक आप देखिए जोमेटो के केस में जस्टिफिकेशन आना जरा बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अगर जो अगले 10 साल की बात करें तो शायद जाके जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन हम तो 10 साल आगे किसने क्या देखा है, किसको क्या पता, सो वैसा होता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जब लिस्टिंग होती है, जिस दिन IPO आते हैं, तो IPO के प्राइसेस कैसे, इन कोई केसेस में हमने देखा है कि थोड़े इंटरेस्टिंग प्राइसेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा है कि ओवर वैल्यू ऑलरेडी होके वे कमिंग आउट ऑफ द IPOs, सो वहां पे थोड़ा हमें कॉशन बरतना है। इसलिए हम लोग इतने गंगो नहीं है, मे बी लिस्टिंग पे एक पॉप मिल जाएगा, लेकिन हम इतने शॉर्ट टर्म गेम खेलते नहीं है। हमें लेवरेज करके आप लो और फिर लिस्टिंग में पॉप मिले, वो सब हम नहीं करते हैं, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए विल बी कॉशियस दैट।
चले, तो बहुत सारे पहलुओं पे उन्होंने बात की कि लंबा नजरिया रखते हैं, निवेश के लिए अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स चूज करते हैं और पर्टिकुलर थीम पर ही अपने स्टॉक्स को अपने एलोकेशन फंड्स में अपनी एलोकेशन रखते हैं उन सेक्टर्स में। अब चलिए रुक कर लेते हैं एक बार फिर से बाजार का। हमारे साथ हिमांशु और राजेश पालविया दोनों बने हुए हैं। राजेश, आप क्या देख रहे हैं, क्या सीमेंट पैक में आपको कहीं से कोई डिक्लाइन दिख रहे हैं? क्योंकि अगर आप सीमेंट सेक्टर को देखें तो सबसे ज्यादा शॉर्ट जो बिल्टअप हो रहे हैं इस वक्त सीमेंट में देख रहे हैं। कल अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट आने हैं, क्या लग रहा है आपको यहाँ कैसा एक्शन रह सकता है? डेरिवेटिव मार्केट से तो नजरिया लग ही जाता है कि किस तरह का ट्रेडर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो देखिए, रिजल्ट सीजन के चलते देखें तो अगर अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी, अगर ये तीनों ही स्टॉक को अगर हम देखें तो तीनों ही स्टॉक में एक जरूर प्रेशर माउंट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्ट्रक्चर बने हुए ऑलमोस्ट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ये तीनों स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि अगर थोड़ा भी नेगेटिविटी अगर रिजल्ट के चलते बनती हुई दिखेगी तो अंबुजा सीमेंट में इंपॉर्टेंट लेवल है 370 के आसपास का। अगर वो लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर वहां पे थोड़े से और शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है। और स्टॉक में लोअर साइड पे 360 इवन 355 तक की भी डाउन साइड ओपन होते हुए दिख सकती है। तो अब ये अगर ये स्टॉक में 370 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा लोअर साइड पे, अगर वो नहीं टूटता है तो पुल बैक का ट्रेड जो कि इसको फिर 385 से 390 की तरफ लेके जा सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट हर्डल जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो अगर सीमेंट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो तीनों ही स्टॉक जो डेरिवेटिव सेगमेंट में है, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, तीनों ही स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। आगे देखना है कि किस तरीके के नंबर आते हैं, उसके बाद इसमें रिएक्शन जो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक शेयर और ओएनजीसी के साथ चला है ऑयल मार्केटिंग में, एनर्जी शेयर में, वो है ऑयल इंडिया। ये शेयर अब 16 रुपए की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। हिमांशु, जरा इस शेयर को भी देखिए। और इसके मैं ना अगेंस्ट में एक शेयर आपके सामने और रखता हूँ ऑयल इंडिया के अगेंस्ट में, वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल अपने क्रिटिकल सपोर्ट 435 को ब्रेक कर रहा है और ये हाई पे जा रहा है। दोनों में से क्या करें, तेजी को ले जाए, मंदी को छोड़ जाए? ऑयल इंडिया ऑफ कोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था और यहाँ पर मुझे लगता है कि आज 210 रुपए के आसपास इस स्टॉक ने अपनी जो करेक्शन की साइकिल है वो यहाँ पर पूरी करी। ऑयल इंडिया में तेजी और बढ़ते हुए नजर आ सकती है। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो लगभग 240-245 रुपए के आसपास है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बिल्कुल तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। बीपीसीएल अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज जरूर तोड़ रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल अभी बिल्कुल खरीदारी से बचें। हालांकि शॉर्ट की एडवाइस मैं यहाँ पर भी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है 430 रुपए के आसपास थोड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक बार 430 के नीचे की अगर डिसाइसिव क्लोज होती है या एक दो दिन इसके नीचे रुकता है तो मुझे लगता है अगला पड़ाव 400-405 रुपए के आसपास है, वहां तक फिर ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा एक शेयर और भी है, अदानी टोटल गैस। हालांकि इसके बारे में ज्यादा चर्चा क्या करनी है, तो बहुत स्पीड से ऊपर नीचे होता है। एक बार फिर भी राजेश सर, एक बार आपका व्यू। 1450 का शेयर है, अभी जल्दबाजी तो ना करें ना बेचने की? देखिए, स्टॉक में अगर वीकली सेटअप देखें तो पिछले 7-8 वीक से एक रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हायर साइड पे अगर इसका बात करें तो 1520 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप देखें तो पॉजिटिव जोन में ही है। 1520 का लेवल हमें लगता है सूनर और लेटर क्रॉस होते हुए दिखेगा और जैसे ही वो ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक फिर 1600-1650 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। तो जिनके पास भी पोजीशन में बने रहे, स्टॉप लॉस को रखे करीब 1400 रुपए के आसपास और हायर साइड पे 1520 पहला लक्ष्य है। अगर वो क्रॉस होता है तो फिर 1600 तक की भी अपसाइड इसमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इस बीच इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी की ग्रोथ की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक FY30 तक प्रीमियम ग्रोथ, जो प्रीमियम आप पे करते हो, 4 गुना तक भी बढ़ सकते हैं। यही सवाल हमने HDFC लाइफ की MD एंड CEO विभा पडलकर से पूछा। आइए सुनते हैं इस पे उन्होंने क्या कहा। It is not entirely inconceivable, हो सकता है, लेकिन I think people also need to start seeing insurance as a almost like must have. जैसे हम गाड़ी नहीं चलाते हैं without insurance, or you know some of the other things that we do, we absolutely we need to have insurance. वैसे I think सोच होनी चाहिए and rest will follow. Similarly, when people start understanding pension भी insurance ही है, it is longevity insurance. So those aspects for people to understand कि अभी अगर आप सेव करने लगोगे तो that the power of compounding, as well as something happens to you unforeseen, then your family is protected. You know, these concepts of transferring risk to an insurer
starts becoming very important. I think it will take some time, but we are in the right direction and also helped by the pandemic. 4 गुना तक प्रीमियम बढ़ सकता है। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम बहुत महंगे हैं। राजेश जी एक बार जरा देखिए HDFC लाइफ, हालांकि उन्होंने सीधा सीधा नकारा नहीं, कैसे होगा नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ प्रोबेबिलिटी तो है, आगे चल के अगर कॉस्ट बढ़ती है और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ेगा रूरल में तो प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो HDFC लाइफ को जरा आप रेट कीजिए, चार्ट्स पे देखिए जरा। करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 7-8 वीक से स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। डेली सेटअप के हिसाब से एक डाउन स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जो करेक्शन है कहीं ना कहीं इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब लोअर साइड पे बना हुआ है वो करीब है 670 के आसपास। तो जो भी ये स्टॉक को बाय करना चाहते हैं थोड़ा और वेट करें, 670 के आसपास स्टॉक को बाय करें। ओवरऑल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पे अब अवेलेबल है, तो 670 के आसपास हम इसमें बाय करने की सलाह देंगे। अपसाइड में जब तक ये स्टॉक में 720-730 के लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होंगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी स्टॉक में आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हिमांशु एक शेयर है इस पे आप थोड़ा सांस लेके बताना कि इसमें कैसे करना चाहिए, वो है IRCTC। 13% आज नीचे, सारा मिला लिया जाए तो करीब 40% नीचे आ चुका है। अब 2 हिस्से हैं, जिनके पास पुराना शेयर रखा है, जिनके पास भी, वो क्या करें, जिनके पास ये शेयर नहीं है वो क्या करें। तो डिम्पी जी सांस ले ली है मैंने, उसके बाद मैं इसका रिप्लाई आपको देता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि जिनके पास ये शेयर बना है ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, एक तरफा तेजी, और यूजुअली डेरिवेटिव्स का स्टॉक है तो एक ये कहिए कि एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग की चपेट में जरूर स्टॉक आया हुआ है, लेकिन जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है स्टॉक का वो अभी भी काफी पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पर टेक्निकली चार्ट देखें तो 3700 और 3500 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं स्टॉक के लिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो उन लेवल के आसपास यहाँ पर इस स्टॉक में खरीदारी शुरुआत कर सकते हैं और पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा अभी भी हो सकता है। और जिनके पास नहीं है, जो हमेशा से स्टॉक को खरीदना चाहते थे, उनके लिए भी 3700 3500 के लेवल से खरीदारी शुरुआत करने की सलाह देगी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। 3700 3500 ये आप कह रहे हो 2 इंपॉर्टेंट लेवल हैं और अभी से ही खरीदारी कर सकते हैं। जिनके पास पहला मौका छूट गया, ऐसा समझे हिमांशु की बात के, दूसरा मौका उसको दिया जा रहा है कि शायद वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो बाय तो है, अगर आप इसको साल के हिसाब से देखेंगे तो आपको अलग तरीके से दिखेगा, अगर आप रोज के हिसाब से देखेंगे तो आपको अलग तरीके से दिखेगा। जैसे आज दिख रहा है 13% नीचे, मार्केट हाई है, लेकिन अगर आप जैसे ही ईयर डालेंगे, साल डालेंगे, तो आपको 200% का रिटर्न दिखेगा। तो इसलिए अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियोज को देख के मैनेज करके वित्तीय सलाहकारों की राय लेके वो कीजिएगा। इसी तरह का एक और शेयर भी है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये इसके नक्शे कदम पे तो नहीं चल रहा सर, जरा इसको भी चेक कर लीजिए हिमांशु जी। जी मैं कहूंगा कि अभी तक इसमें इतनी वो खतरनाक जो एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि सुबह आज मैंने इसमें शॉर्ट कॉल दिया था, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 4700 4500 के आसपास है, और वहां पर कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गिरावट है वो थमती हुई नजर आ सकती है। तो जब तक स्टॉक 4500 के ऊपर बना हुआ है, 4500 या 4700 बड़ा स्टॉक है, 200 रुपए का आपको बफर रखना पड़ेगा, तब तक मुझे लगता है कि कोई ऐसी खास घबराने की बात नहीं है। और इस डिक्लाइन पर 4500 के आसपास ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए यहाँ पर शुरुआत करने के लिए एलिजिबल है। चले बिल्कुल। साथ ही हिमांशु कोई और BTST ट्रेड्स होंगे आपके? अभी इनका DMR इंफ्रा मेरे रडार पर आया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छी खरीदारी आज के सेशन में नजर आई है। हमने देखा कि स्टॉक एक अच्छी जबरदस्त तेजी के दौर में था, उसके बाद एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और आज यहाँ पर जिस तरह का क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर तेजी करके जाया जा सकता है। 43 रुपीज तक के BTST टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ GMR इंफ्रा मुझे लगता है कि खरीदारी करके BTST के तौर पर ले जाया जा सकता है। 1 मिनट के अंदर में कोई क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मान लो कोई रिटेलर आपके पास फोन करता है, आपसे बात करता है, तो आप उसको क्या कहते हो, मार्केट में अभी पैसा लगाओ या अभी थोड़ा रुक जाओ? 1 मिनट के अंदर आपको जवाब देना है। डिम्पी जी देखिए, हम उनको यही बोलते हैं कि एग्जैक्ट टाइम करना बाजार को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिस करेक्शन का हम इंतजार कर रहे थे वो ये कंसोलिडेशन है, तो आप वेट मत कीजिए, स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे खरीदारी शुरू कीजिए। ठीक है।
इनफैक्ट हिमांशु, अगर आपको याद हो, सुबह हमने टेक महिंद्रा की बात की थी। टेक महिंद्रा में अब थोड़ा सा पुल बैक जरूर दिखाई दे रहा है, तो होपफुली जिस तरह से हमने सुबह भी बात की थी कि शायद ये कहीं ना कहीं लीड करेगा आईटी पैक को। देखना होगा कि कैसे कल ये ओपन ओपन होकर आता है। राजेश, आपकी कोई बीटीएसटी ट्रेड्स होंगे यहाँ से, क्या आप कोई कॉन्ट्रा कॉल्स लेंगे? तो दो स्टॉक होंगे, पहला होगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में काफी अच्छा मूव बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब 3150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है इसको बीटीएसटी करना चाहिए। 3230 3240 तक के अपसाइड इसमें कल के सेशन में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 3100 स्टॉप लॉस होगा। जो दूसरा स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी वो बैंकिंग स्पेस से रहेगा, और सिटी यूनियन बैंक CUB बैंक को बाय करने की सलाह रहेगी। 176.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें 173.50 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट कल तक आते हुए दिखना चाहिए 181 से लेके 184 तक। नहीं राजेश, आपने दोनों चीजें वैसी चूज की हैं जो बैंकिंग थीम पे चल रहा है, और अब शायद कहीं ना कहीं एक ट्रेंड दिख रहा है फार्मा का कि कहीं से लोअर लेवल्स पर अब बाइंग आ रही है, डिप्स पर बाइंग आ रही है, जिसके चलते हम फार्मा स्पेक्स के कुछ सेलेक्टिव काउंटर्स में इस वक्त बाइंग देख रहे हैं। तो ये दोनों होंगी बीटीएसटी कॉल्स। अगर आप मार्केट को अगर क्लियरली देखें तो ओवरऑल एक रेंज में जरूर है। हम कुछ सेकंड्स के लिए गैप अप खुले जरूर थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा लगातार एक सेल ऑफ का प्रेशर बना रहा। अब लास्ट के कुछ मिनटों में हम देख रहे हैं कि शायद मार्केट एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी क्लियरली 1000 पॉइंट्स तक की रैली आज में की है। अभी भी फिलहाल प्रिसाइसली 950 पॉइंट्स की यहाँ रिकवरी है का हमने ऊपर की तरफ देखा, और इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन 900 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का है। प्रियंका, आपने सुबह हमने ये बात रखी थी, हमने पुट नहीं बोली थी आज। हमने जानबूझ के बैंकिंग की पुट ही नहीं बोली थी। जब हमने 12 बजे एफ&ओ को शो किया था, 39% का ओपन इंटरेस्ट था बैंक निफ्टी पे। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा था कि आज बैंक निफ्टी को कोई नहीं शॉर्ट कर सकता, बेचना इसमें समझदारी नहीं रहेगा। आप इसको लेके जाओ। एक्सिस बैंक के नंबर्स हैं, थोड़ा ध्यान रखना, जो भी एक्सपर्ट्स आपको राय दे रहे हैं। अभी तक सन टीवी एक कॉल है जो कि शुरुआत में हिमांशु ने गई थी। कैनरा बैंक में से एक और शेयर है जो कि आज राजेश सर की तरफ से है। 1-1.25 मिनट ही रह गया बस बाजार बंद होने में। जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि इस समय बाजार कहां पे कैसे कैसे चला, निफ्टी के आज कौन कौन से शेयर्स चले, आपकी स्क्रीन पे देखा। आईसीआईसीआई बैंक नंबर्स आने के बाद लीडरशिप ली, 11% डे हाई पे बकायदा क्लोज कर रहा है, किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया। दूसरा एक्सिस बैंक 3.5% ऊपर है। आज इसका रब ऑफ इफेक्ट है, लेकिन कल एक्चुअली नंबर्स पे असर डालेगा। अभी तक देख के ऐसा लग रहा है कि नंबर्स ठीक होंगे। ओएनजीसी, एसबीआई, सिप्ला, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं किसी तरह से हरे निशान में जाके बंद हो रहे हैं। लेकिन आज टोटल निफ्टी की जो लीडरशिप है वो तो सिर्फ आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक यानी कि टिपिकली बैंक्स के हाथ में ही है। अब आते हैं निफ्टी के 50 शेयर्स जो आज चले हैं, जिन्होंने स्ट्रेंथ रखी। वो था टोरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, ग्लैंड फार्मा, ये कुछ एक शेयर्स हैं, और पिरामिड एंटरप्राइजेज। इसके 2 डिवीजन है, एक रियल एस्टेट का और एक फार्मास्यूटिकल्स का। ये दोनों के दोनों शेयर्स यहाँ पे आपको चलते हुए दिखे हैं। निफ्टी के अलावा वाले शेयरों में जो टूटा है वो सारे के सारे फैन शेयर्स हैं, टिपिकली या प्लेटफॉर्म शेयर जिसको हम भारत में बोलते हैं। उसमें इन्फो एज आज 5-5.5% नीचे है। बैंकिंग में बंधन को हेल्प नहीं मिल पाई, हालांकि ऐसा लग रहा था कि बंधन बैंक भी इसका बेनिफिट उठा जाएगा जो आईसीआईसीआई के अच्छे नंबर्स आए, बट ऐसा हो ना सका। एबीबी के अंदर भी 3-3.5%, डीएलएफ भी आज 3% नीचे जाके बंद हुआ। मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उसमें ऑयल इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, पॉली कैप जिसकी मैनेजमेंट को भी आप सुन रहे थे, लास्ट में फिर से 3-3.5% ऊपर जाके बंद हुआ। और डॉक्टर लाल पैथलैब जिसपे राजेश सर कह भी रहे थे कि इसको लेके जाया जा सकता है। जहां पे कमजोरी थी आईआरसीटीसी, इंडिया मार्ट, कफोर्ज, डिक्सन, एसआरएफ जिसके आज नंबर्स आए, प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद से कम रही, ये शेयर आज पिटे। आज एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो आपको ठीक जमेगा नहीं, क्योंकि डिक्लाइंस है 1400 शेयरों के अंदर और एडवांस है सिर्फ 400 शेयरों के अंदर। विक्स है 17 का, क्रूड 85 का, सारे के सारे पैरामीटर्स वैसे हैं, लेकिन निफ्टी ने फिर से बिना इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से आज फिर से नया हाई बनाया। बैंक निफ्टी ने आज फिर से नया हाई बनाया। तो जो मार्केट का अपना एक तरीका आउट परफॉर्मेंस देने का वो आज फिर से कामयाब यहाँ पे होते हुए दिखा। हिमांशु, एक बार लास्ट कमेंट आपका निफ्टी पे, क्या हम कल परसों 2 दिन अगर कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता तो यही रेंज एक्सपेक्ट करें? 17,800 जाएगा नहीं, 18,300 आएगा नहीं? मोर और लेस दिलपी जी यही लगता है। अगर रिस्क है, मुझे लगता है इस एक्सपायरी में तो अपसाइड का है। वहां पर अगर 18,200-250 के ऊपर उठते हैं तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को 18,500 की तरफ लेकर चले। डाउन साइड मुझे लगता है फिलहाल 17,800 पर प्रोटेक्टेड है।
ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, ये तमाम एक्शन रहा आज बाजार में, और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। हिमांशु, राजेश, आज आपने समय दिया, ट्रेडिंग कॉल्स अपने हमारे साथ शेयर करी। तो कल बड़ा दिन रहेगा अर्निंग्स के लिहाज से। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आने हैं, बजाज फाइनेंस के, सिप्ला के, और तमाम सारे इस पूरे वीक में बहुत सारे बड़े रिजल्ट्स आने हैं। कोटक बैंक के रिजल्ट्स आने हैं, SBI के भी रिजल्ट्स आने हैं। तो देखना होगा किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।